हेलो। तो है ना, मैंने पिछले वीडियो में इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स बताए थे और इस बार मैं डीमेरिट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डीमेरिट जो है इंटरनल सोर्सेज का, वो ये है कि इंटरनल सोर्सेज इज़ नॉट सूटेबल फॉर न्यू इंटरप्राइजेस कि न्यू इंटरप्राइजेस के लिए ये जो है ना सूटेबल नहीं है कि आप इंटरनल सोर्सेज कर रहे हो। पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने कम जने और आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूट करो तो वो सही नहीं है। सेकेंडली, रेस्ट्रिक्टेड चॉइस एंड लेस स्कोप ऑफ गेटिंग फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हमको रेस्ट्रिक्टेड चॉइस देखने को मिलती है, हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लेना है और हमको फ्रेश टैलेंट भी नहीं मिल रहा है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पहले वाले कैंडिडेट्स, पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ही काम कर रहे हैं। थर्डली, स्प्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉय मे गेट हैम्पर्ड। कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है कि आपका टाइम टाइम प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आपको निकाला नहीं जा रहा है और है ना, आपका जो कंपटीशन है तो फिर वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए जने भी नहीं आ रहे। When the employees are sure of time bound promotion, they become lethargic। वो काम करने में आलसी हो जाते हैं जब उनका प्रमोशन हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक टाइम के बाद में ना हमारा प्रमोशन होना ही होना है, तो फिर वो सही से काम नहीं करते हैं। ओके। Fifthly, when the employees are transferred frequently different posts in jobs, they result in रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। जब उनको बार बार हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जॉब, तो फिर है ना वो जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। ओके। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। ओके। तो इसमें भी बहुत तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं हम बाहर से। तो फिर जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया, तो मैं इनके बारे में आराम को डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज प्लेस ऑन अ नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग, जिसमें क्या होता है, स्पेसिफाई करते हैं कि हमको किस तरह की जॉब की डिस्क्रिप्शन, हम उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो फिर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है हम उसकी, क्या हमको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, कितना एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डाल देते हैं कि हमको इस तरह का इंसान चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम ये नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस बोर्ड होता है, उस पर हम ये लगा देते हैं। उसके बाद में है ना, हम कहते हैं कि आपको एक टाइम दे देते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे आपको आना है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका टेस्ट जो भी है वो कंडक्ट किया जाएगा और ऑन द स्पॉट आपका सिलेक्शन होगा। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ओके। एंड एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट। एडवर्टाइजमेंट में ट्रेड जर्नल्स में डालते हैं हम, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है कि है ना आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए। ठीक है। थर्डली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट रन करती है। ये जो है ना एम्प्लॉयज़ की डिमांड और एम्प्लॉयज़ की सप्लाई, इनके बीच में है ना एक इंटरमीडिएट का काम करती है। व्हेन दिस इज रन बाय द गवर्नमेंट, इट हेल्प मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विसिंग लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज। ओके। फोर्थली, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि है ना, एक जो जना होता है वो बहुत सारे लेबर से कॉन्ट्रैक्ट रखता है कि आपको अगर कोई बिल्डिंग करवानी है, आपको कुछ भी बनवाना है, तो फिर वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट रखता है कि वो एक बार में बहुत सारे जना प्रोवाइड करता है। सो they maintain a close contact with laborers and they can provide a large number of workers at short notice. Okay. एंड फिफ्थली, वेब पब्लिशिंग क्या होता है कि है ना, इंटरनेट इज बिकमिंग कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। देयर आर मैनी वेबसाइट्स लाइक naukri.com, monster.com, आई थिंक लिंक्डइन भी है जो प्रोफेशनल्स के लिए काम होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो है इंटरनेट के ज़रिए जो है हम रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं। एंड सिक्सली, कैजुअल कॉलर्स में ये होता है कि है ना, हम जो है ना, जो पहले से ही हमारी जो एप्लीकेशंस आई हुई होती है कि हमको जो है जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, उन जो एप्लीकेशन जिनको हमने अभी तक रिक्रूट नहीं करा है, तो हम उनको एक बार साइड में रखते हैं कि शायद से ही हमको इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो रेज्यूम होता है ना, उनको हम एक बार साइड में रखते हैं। जब हमको लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट खाली और ये जना के अप्लाई कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं उसको। ये होता है कैजुअल कॉलर्स में। मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप द डाटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेशन इन देयर फाइल्स।
Such files can be recalled to fill the current vacant position in the organization. Okay. And seventhly, recommendation of employees, कि है ना कुछ कुछ क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि है ना हमारे जो, जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मेरे जो है ना बॉस है उसको एक और जने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं क्या कहती हूँ, मेरे मेरे घर के लोग हैं, वो मेरे घर की कोई बहन, मेरे घर में कोई है ना जना है जिसको जो ये पोजीशन के लिए सूटेबल है और वो अच्छे से काम कर सकता है. सो एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड द नेम ऑफ देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबरर्स विच टू बी अ गुड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम पहले से अपने एम्प्लॉयज़ को जानते हैं और उनके ही रिश्तेदार आ रहे तो हम उनको समझाते हैं कि वो एक अच्छा तरीका सोर्स है. तो फिर एटली प्लेसमेंट एजेंसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये नेशनल लेवल पे है ना डिमांड और सप्लाई जो है एम्प्लॉयज़ की, उसको उसके बीच में लिंक का काम करते हैं. दिस प्रोवाइड इंटरनेशनल national wide services in matching the person's demand and supply, that compile the biodata of large number of candidates and provide them the organization on demand. ये मेनली क्या होता है, अब जो है ना इसमें जो है ना जैसे कोई किसी प्रोफेशनल को हायर करना है, हम टेक्निकल को हायर करना है, किसी मैनेजर को हायर करना है, तो आपको है ना प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरह का सोर्स है. एंड नाइन्थली कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, हमको इसमें क्या होता है कि हम जो है ना एक इंस्टीट्यूट से उनसे हम क्लोज लिंक मेंटेन करके रखते हैं, कि जैसे कि है ना, जैसे किसी की बैचलर्स कंप्लीट हो गई, किसी की एक बार डिग्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में क्या करते हैं जो है ना उनका जो रिक्रूटमेंट है हम वहीं से कर देते हैं कि हमें फ्रेश टैलेंट मिले ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम इंस्टीट्यूशन से ही सीधे रिक्रूटमेंट करते हैं. Many organizations maintain a close link with universities, vocationals, qualified personnel. On one hand, it gives them good opportunity to fresher employees to reputed firms, कि हम employees को है ना reputed firms में काम करने का मौका मिलता है. And on other hand, provide a qualified manpower in कॉस्ट इफेक्टिव वे, कि हमको एक क्वालिफाइड पर्सनल मिलता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में. एंड टेंथली एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन. एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, जब हमको एक बड़ी पोस्ट के लिए जब हमको डालना है तो हम एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन कर सकते हैं. जब हमको बहुत अच्छा टैलेंटेड पर्सन निकालना होता है तो हम एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन करते हैं. एडवर्टाइजिंग फॉर टेलीविजन अलाउ एंटरप्राइजेस टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब एज वेल एज कंपनी, कि हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपनी जॉब के लिए बताते हैं और हमारी कंपनी कितनी बड़ी है उस सब के बारे में बताते हैं. ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस. अब जो होता है ना इसके मेरिट्स भी है कि हम इसके कोई डीमेरिट्स भी है, तो फिर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट हाई क्वालिफाइड पर्सनल, कि है ना हम हाई क्वालिफाइड पर्सनल को अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेस से करते हैं हमको एक हाई क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा. एंड सेकेंडली, एक्सटर्नल सोर्सेज आर क्रिएट लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, कि हमको इंटरनल से तो हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करना पड़ता है, तो हमें एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट नहीं मिल पाता. पर एक्सटर्नल सोर्सेज की ये मेरिट है कि हमें एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट मिलते हैं. ओके, इट हेल्प इन ब्रिंगिंग द फ्रेश टैलेंट इनटू ऑर्गेनाइजेशन, को फ्रेश टैलेंट मिलता है. And fourthly, the new entrants create a competitive spirit and help improve the performance. competitive spirit आती है ऑर्गेनाइजेशन में और इससे जो है ना परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. सो ये तो हो गए मेरिट्स. अब कुछ डीमेरिट्स भी है. तो फिर है ना सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, कि हमको तो हमारा तो प्रमोशन हुआ नहीं, इसको रख दिया, तो एक डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ में कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ. सेकेंडली, इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम एफर्ट ऑफ मैनेजर, कि हमको अपना टाइम देना पड़ता है, अपना वक्त देना पड़ता है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करें, हमें इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, हमें टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ते हैं एंड सो ऑन. और एडवर्टाइजमेंट. अब थर्डली जो है ना, इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, सिलेक्शन प्रोसेस
अदर प्रोसेस, कि हमें एडवर्टाइजमेंट पे खूब खर्चा करना पड़ता है। इसमें इंटरनल में क्या था कि हमें ना जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करना है, तो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड हमें जो है ना सिलेक्शन पे पैसा खर्च नहीं करना था, हमें इंटरव्यूज टेस्ट नहीं कंडक्ट कराने थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज के डीमेरिट्स। ओके, तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम पूल ऑफ कैंडिडेट हमने कलेक्ट बहुत सारे पूल ऑफ कैंडिडेट्स कर दिए एक वैकेंसी के लिए। उसके बाद में हम पूल ऑफ कैंडिडेट में से एक सूटेबल पर्सन को निकालना पड़ता है जो इस वैकेंसी को भरेगा, इस पोस्ट पर रहेगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट सो एज टू आइडेंटिफाई चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब। ओके, सो इसकी जो कुछ प्रोसेस है कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, कि हम पहले है ना जो एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं कि है ना कौन सी एप्लीकेशंस जो है जो है ना हमारे लिए सूटेबल है। कैसे कुछ भी जने ऐसे होते हैं जिनकी जो एलिजिबिलिटी हमको ऐसे कितना एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, हम जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी, उसके बेसिस पे हम उसकी जो एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन जो हमको देता है उसको एक बार देखते हैं, और अगर हमें सूटेबल नहीं लगती तो हम उसी वक्त हटा देते हैं। और इस तरह से फर्स्ट हमने 2-3 कैंडिडेट छाट दिए, ठीक है। सो application receive response or to the advertisement or from other sources. They scrutinize in the light of requirement and suitability, and those found unsuitable are dropped and rejected, जैसे मैंने समझाया। Secondly, selection employment and employment test, कि हम employment का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो हमें बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ते हैं, तो है ना ताकि हम जो है ना अच्छे से जान पाए कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। तो हम बहुत तरह के टेस्ट लेते हैं, जैसे हम इंटेलिजेंट टेस्ट लेते हैं। दिस इट इज़ अ टेस्ट अ पर्सन एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड एडजस्टमेंट्स, कि है ना इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है कि है ना उसकी IQ टेस्ट होता है एक तरह से, ठीक है। IQ टेस्ट होता है उसमें कि है ना एक पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके बारे में हम इंटेलिजेंट टेस्ट में हमें ये पता पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंडली एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज़ मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स, कि एप्टीट्यूड में कि उसकी स्किल्स कैसी है, कि वो एक नई चीज़ को सीखने में वो सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। थर्डली पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए हम जो है ना उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। लाइक हमें ना हमें जानना है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कितना इमोशनल है, कितने इमोशनल है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके लिए हम उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड एन क्लू टू पर्सनस इमोशंस बिहेवियर, इट्स डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इट, कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है पर्सनैलिटी टेस्ट को। एंड अगला है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में है ना एग्जिस्टिंग जो स्किल्स है एक एम्प्लॉय की, तो फिर एक इंडिविजुअल की वो चेक की जाती है कि है ना उसका वो कितना अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसको कितनी नॉलेज है अपनी फील्ड के बारे में, ये होता है ट्रेड टेस्ट के अंदर। एंड लास्टली इंटरेस्ट टेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट और कौन सी चीज़ों में है जो हमारे लिए काम कर सकती है, हमारे लिए ज़रूरी है जानना ये भी। इट अलाउ इन नोइंग द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन सम अदर टाइप ऑफ जॉब्स, कि उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सिलेक्शन टेस्ट। पहले हमने प्रीलिमिनरी स्कैनिंग कर दी, सेकेंडली हमने टेस्ट कंडक्ट करा दिया, अब हम थर्डली इंटरव्यू लेते हैं। जब हमने पहले टेस्ट में हमने अब और जने छट गया भाई, अब जो है ना हम इंटरव्यू लेंगे, इसमें इन डेप्थ कन्वर्सेशन करते हैं हम। कन्वर्सेशन से हम उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो फिर हमें उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इट इज़ एन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन कंडक्टेड इन फाइंड आउट द suitability ऑफ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, सीक द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, कि हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, हम उसका फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। तो इट गिव्स एन कैंडिडेट एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, क्लैरिफाई जॉब, कि आप हम उसको
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी समझाते हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हम क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम बताते हैं। तो एक इंटरव्यू अच्छी चीज़ है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है चेकिंग ऑफ द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। एक बार इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, उसके बाद में हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। अब क्या होता है कि जो आपने कभी देखा होगा कि रिज्यूम के अंदर है ना, जो उसने पहले काम कर रखा होता है वो उसने लिख रखा होता है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है। तो क्या करता है जो मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है कॉल लगाता है उन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का एम्प्लॉई है उसके बारे में जानने, उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। सो इट prospective employer check the authenticity refers to given by the applicant. They provide a search into candidates family background के बारे में, उसकी पास्ट एम्प्लॉयमेंट कैसा था, उसका एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड एक्सेट्रा सब चेक करते हैं कि है ना, हम उसके एजुकेशन, हम उसके जहाँ पर उसने पढ़ाई करी उधर भी जाके पूछ सकते हैं ये पर्सन कैसा है, ठीक है। अब जो हमने है ना में नेक्स्ट होता है हमें सिलेक्शन डिसीजन लेना है। हमें सिलेक्शन डिसीजन लेना है कि हमने सब तरह के टेस्ट करा दिया, हमने इंटरव्यू लिया, उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, अब हमें सिलेक्शन का टाइम आता है। It is a list of candidates who clear the test interviews are generally considered the final decision based on the manager opinion। कि मैनेजर के ओपिनियन में जिसने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया उसको एक बार सिलेक्शन डिसीजन उसके बारे में हो जाता है। आपने सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉय, उसके बाद में उसका मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन कि उसका कि वो कितना फिजिकली फिट है। A medical expert or certified client appointed by the a medical expert or certified client appointed by organization to clarify whether the candidate is physically fit for the requirement of specific job. A proper physical exam will be ensure the higher standard of health physical fitness of employee, that for blah blah blah। ओके तो मतलब कि इसमें जो है ना मेडिकल टेस्ट में ये होता है कि उसकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। ओके कुल मिला के यही बात है। एंड सेवेंथली जॉब ऑफर मिलता है। अब एक बार मेडिकल टेस्ट हो गया कि फिजिकली फिट है तो फिर उसके बाद में उसको जॉब ऑफर दिया जाता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कीजिए। आफ्टर सिलेक्शन प्रोसीजर द मेडिकल एग्जामिनेशन she is formally appointed by issuing the appointment letter। अब वो क्या होता है जो है ना, हमने उसको जॉब ऑफर दे दिया कि अब एम्प्लॉय के हाथ में कि उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है कि नहीं करना। तो नेक्स्टली तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है ना कि एम्प्लॉय जो है ना बोल देता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रेडी हूँ, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं और उसके रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव द एक्सेप्टेंस। But both employer and employee has to sign the contract called employment which is contain the terms and conditions, scale of pay, leave के rules क्या है, आपके working hours कितने रहेंगे, आपको कब फीस मिलेगी, आपकी इनकम मिलेगी, एंड मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके हमारा जो है ना चैप्टर ख़त्म करेंगे। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।